दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपके अकाउंट से पीएफ की डिडक्शन होती है तो इसके कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं और आपके लिए ये जानकारी बहुत आवश्यक है। तो ध्यान से आइए, देखते हैं कि रूल्स में क्या चेंज हुए हैं। नई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम आई है 2026 और इसके अंदर जो जो चेंजेस आए हैं हम इस पूरी वीडियो में आपको वही कवर करेंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक और देखिए कि क्या क्या चेंज आए हैं। तो ईपीएफ की जो स्कीम थी, पहले जिस एक्ट के अंदर रेगुलेट होती थी वो थी ईपीएफ स्कीम 1952 की। अब उस स्कीम को एक तरह से आप कहें कि रिप्लेस कर दिया है गवर्नमेंट ने और ये जो नया स्कीम आया है, नए चेंजेस आए हैं, इसको पूरी तरह से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चेंजेस आने से क्या मेरे जो पीएफ अकाउंट में पैसे थे, जो बेनिफिट्स मुझे मिलती थी, उसमें भी चेंजेस आए हैं क्या? तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल चेंजेस नहीं आए हैं। वो आपका इंटैक्ट जैसा था वैसा बना रहेगा। मतलब क्या कि जो एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी दे रहे हैं फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं तो आपका अकाउंट का बैलेंस और जो भी आपको बेनिफिट मिलती थी वो आपको मिलती रहेंगी। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेटस को मेंटेन किया है। ठीक है, हाँ जी। अब इस नए चेंज से क्या फायदा हुआ है? तो सबसे पहले रेगुलेटरी फोकस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है। वैसे भी जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है हमने देखा है कि हर जगह डिजिटाइजेशन को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। हर जगह आप देखे होंगे जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं। जैम ट्रिनिटी क्या है? तो जनधन, आधार, मोबाइल, एक तरह से ना इसको इंटीग्रेट करके कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरीज थे इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई और जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडिलमैन होते थे, लोगों का फ़ायदा खा जाते थे, इसको डिलीट करने की प्रोसेस इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे भी डिजिटल फर्स्ट अप्रोच लाया गया है। जो भी क्लेम की सबमिशन होगी सब ऑनलाइन होगी और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स होगी। यानी लूप होल यहाँ पे जो निकाल के लोग फ़ायदा उठा लेते थे वो अब नहीं होंगे। आपके पीएफ का अकाउंट का पैसा कोई और चोरी नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी फायदा हुआ है यहाँ पे गवर्नेंस और स्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है, और भी जो नॉर्म्स थे स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। अगर कोई प्राइवेटली मैनेज्ड है और एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट है, यानी कोई भी ट्रस्ट जिसको पीएफ के डिडक्शन नहीं करनी पड़ती है, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। इनको खास करके अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने हर एक डिसीजन के लिए कि किस कारण उन्होंने ये काम क्यों किया। सिंपल सी बात है, अगर आपको पीएफ का डिडक्शन नहीं मिल रहा, अगर आप उससे एग्जेम्प्टेड हैं तो अब आप गवर्नमेंट की निगरानी में और ज़्यादा हैं। यानी कोई भी आप चोरी चकारी नहीं कर सकते, है ना। अब जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान देने योग्य है कि अगर एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 15,000 तक है, ध्यान से देखिएगा, मैंडेटरीली उसको कम से कम 1,800 रुपये डिडक्ट करवाने पड़ेंगे। यानी अब तो ये मैंडेटरी हो गया। 15,000 तक की सैलरी के लिए 1,800 रुपये, है ना, आपको मैंडेटरी डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से और ये फिक्स्ड है, इसमें कोई कम नहीं करवा सकता। अगर आपकी सैलरी लेट्स से 15,100 रुपये है और आप अपने पीएफ अकाउंट में 2,100 रुपये डिडक्ट कराते हैं तो क्या इसको ये कम हो जाएगा? नहीं। अगर ज़्यादा है 1,800 रुपये से तो वो बना रहेगा। अगर 1,800 रुपये की जगह आप मान लीजिए पहले 1,500 डिडक्शन करवाते थे तो अब वो बढ़ के 1,800 रुपये हो गया। यानी इतना तो आपको अब डिडक्शन करवाना पड़ेगा ही, ये आपको फिक्स है ना। जो 12% मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन था ये अब एक्सप्लिसिट हो गया है और इसका स्ट्रिक्टली कैप कर दिया गया है स्टैट्यूटरी वेज लिमिट ऑफ 15,000 रुपीज़ पर मंथ। जो मैंने अभी बताया कि 15,000 तक की आपकी सैलरी है तो कम से कम 1,800 रुपये तो आपको पीएफ में डिडक्शन करवाना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा है दिक्कत नहीं है, अगर कम करवा रहे थे तो अब आपको मैंडेटरी 1,800 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। जो कंपल्सरी डिडक्शन एग्जैक्टली 1,800 है ये एम्प्लॉय देंगे। अगर एम्प्लॉयर 1,800 रुपये, ठीक है, दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,800 से कम देंगे अगर, ठीक, तो 1,800 से कम अगर देंगे तो उनको भी 1,800 करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा दे रहे हैं तो वो अगर 2,100 आपका एम्प्लॉयर भी दे रहा है, लेट्स से आप एबीसी कंपनी में काम करते हैं, एबीसी कंपनी आपके अकाउंट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,100 रुपये देती है और आप भी 2,100 रुपये डिडक्ट करवाते हैं अपनी पीएफ अकाउंट में, तो क्या एबीसी कंपनी अगर आप यहाँ 2,400 कटवा रहे हैं तो क्या उनको बढ़ाना है? मैंडेटरी है? नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेंगे, उनको बढ़ाना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 1,800 से कम कर रहे हैं डिडक्शन और उतने उससे कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उनको 1,800 करना पड़ेगा, ये फिक्स कर दिया गया है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, जो सेम चीज़ पिछले स्लाइड में हमने बात की है, सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस देखिए,
अगर कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी जो 15,000 से ज़्यादा है, इसको हम वॉलंटरी बोलते हैं, है ना। यानी आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कटवाना चाहते हैं अपने अकाउंट से पैसे, पीएफ अकाउंट में भेजना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं करने के लिए, आपके लिए कोई मैंडेटरी स्कीम नहीं है कि हाँ आपको ज़्यादा करना होगा। Crucially, employees are also not legally obligated to match these excess amounts. Employees can reduce or discontinue these voluntary top-ups at any time. ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, मैंने वही बताया कि अगर एम्प्लॉय 2400 रुपये पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर अगर 2400 की जगह लेट्स से 2100 पे कर रहा है, तो उसको 2400 को मैच करने की जरूरत नहीं है, वो 2100 पे ही कंटिन्यू कर सकता है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। और ऐसे भी ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, तो आप 2400 की जगह 1800 भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या आप 1750 रुपये कर सकते हैं? नहीं, 1800 तो बेसिक हो गया, इससे कम अब पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो ये चीज़ याद रखने योग्य है। 1800 रुपये जो ये है कैप कर दिया गया, ये आपको मैंडेटरी डिडक्शन है जो होगा ही होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, कैटेगरी स्लैश कर दी गई है, यानी कम कर दी गई है। जो कॉम्प्लेक्स लिस्ट होती थी पहले 13 एडवांस विड्रॉल कैटेगरीज की, उसको अब 3 सिंपल ग्रुप में बांट दिया गया है। यानी जब आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने जाते थे तो पहले 13 विड्रॉल की कैटेगरी होती थी। बहुत ना आप कहें कि काफ़ी झंझट भरा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, विच हैज़ बीन नाउ मेड ईजियर। 3 ग्रुप में बांट दिए हैं। एक तो है एसेंशियल नीड्स, जिसमें इलनेस और एजुकेशन वगैरह आते हैं, दूसरा हाउसिंग, और तीसरा कुछ भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए बेटी की शादी है ना, बेटी की शादी करनी है, बच्चा विदेश जा रहा है पढ़ने या घूमने विदेश जाना है, आपने उससे लिए पैसे निकाले तो आपको ये अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, 25% रिटेंशन रूल लाया गया है। ऑल्दो जो मेंबर्स हैं वो ना अपने अकाउंट से 100% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर इमरजेंसीज, लेकिन कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 25% वो अपना बैलेंस का अकाउंट में बना के रखे। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका लगभग 25% उनको अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। बैंक्स में भी होता है ना कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, गवर्नमेंट भी आपको सेम बात कह रही है कि आप एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करके रखिए। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, ध्यान दीजिएगा, 3 दिन के अंदर पीएफ क्लेम सेटलमेंट का उन लोगों ने टाइमलाइन बना दिया है। 3 दिन के अंदर पीएफ का क्लेम आपको सेटल हो जाना होगा। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ईपीएफ जो ऑफिशियल्स होंगे, यानी जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर इन्होंने लेट किया तो 12% पीनल इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। अगर 20 दिन से ज़्यादा लग गया तो उनको पेनल्टी लग जाएगी ईपीएफ के ऑफिसर्स को कि क्यों इनका क्लेम डिले हो गया, और डिले हुआ तो आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, और ये इंटरेस्ट एक तरह से पेनल्टी होगी किस पे? पेनल्टी ऑन द ऑफिशियल्स। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट की स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है ईपीएफ में। आपको गवर्नमेंट अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रही है पीएफ अकाउंट पे। 2023-24 में भी 8.25% था, यानी 8.25%। 2024-25 में भी सेम, और 25-26 में भी सेम। यानी इस टाइम पे जहां पूरी दुनिया एक तरह से रिसेशन से गुजर रही है, वॉर चल रहे हैं हर जगह, बैंक्स में भी जाएंगे तो मैक्सिमम आपको फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है समथिंग अराउंड 6.1 या 6.3 के बीच में मिलता है। वहाँ पे गवर्नमेंट आपको 8.25% की इंटरेस्ट दे रही है। और आपको पता है कि ये जो पीएफ का पैसा है आपके बुढ़ापे के लिए ही, पहले भी लोग वही सोच के पीएफ अकाउंट में पैसा कटवाते थे कि बुढ़ापे के लिए या इमरजेंसी के लिए ये पैसा आपका सहारा होता है। तो पीएफ अकाउंट में कभी भी आप देखें गवर्नमेंट आपको और ज़्यादा एक तरह से इंसेंटिव दे रही है कि आइए और पीएफ अकाउंट में पैसा डालिए, क्योंकि ये आपके बुढ़ापे के लिए आपका सहारा है। ध्यान से। नेक्स्ट, हाँ जी, अब कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, ये जो नए चेंजेस आए हैं, क्या आपके लिए कुछ भी नहीं करना है? आपको करना पड़ेगा सर। कंसोलिडेटेड फाइलिंग होगी, फॉर्म 5 भरना पड़ेगा आपको। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स जो यानी एम्प्लॉयज के लिए कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉयज को कुछ करना है नहीं, एम्प्लॉयर्स को क्या करना है, 15 दिन के अंदर, है ना, 15 दिन के अंदर इनको नए स्ट्रिक्ट जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉयज़ की जो भी डिटेल्स हैं उसको उनको अपडेट करना पड़ेगा। और सिर्फ जैसे ही जिस दिन से स्कीम एप्लीकेबल होता है 15 दिन के अंदर इनको ये काम करना है। तो प्रेशर किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर्स के ऊपर। और आपको प्रेशर इसलिए आ सकता है कि हो सकता है एम्प्लॉयर्स आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को बोले। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर है और कुछ खास नहीं है। जैसे केवाईसी अपडेट होता है उसी तरह का है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्राइवेट ट्रस्ट ओवरसाइट, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि जो भी एग्जेम्प्टेड हैं ईपीएफ के
ये डिडक्शन से कि आपको ईपीएफ में डिडक्शन नहीं करवाना है, इन ट्रस्ट के लिए, इन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी नॉर्म्स बढ़ा दिए हैं, कंप्लायंस नॉर्म्स बढ़ा दिए हैं, इनको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। डिजिटल मैंडेट्स मैंने पहले ही बताया, ताकि जो लीकेजेस हैं, लीकेजेस को कम किया जा सके, तो वो रिड्यूस करने के लिए क्या किया है, यूएएन यानी आपका जो एक तरह से आप कहें कि यूनिक अकाउंट नंबर होता है अंडर ईपीएफ, उसको आपको क्या करना होगा, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, एक तरह से केवाईसी अपडेट ही है। आप देखिए तो इमरजेंसी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कहता है कि अगर किसी टाइम पे देश में, जैसे आप देखें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई है ना, या कोई वॉर चल रहा है, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, जैसे मान लीजिए कोई पैंडेमिक वगैरह है, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये टेम्पररीली यानी रिड्यूस कर सकते हैं। आपका जो 1800 हो सकता है, इसको 1000 रुपये बना दे या 1500 बना दे, या डेफर कर सकते हैं कि आप इस 2-3 महीने 4 महीने के लिए आप अपना अकाउंट से पैसे मत कटवाइए, आप बाद में कर सकते हैं। कितने दिन के लिए मैक्सिमम ये डेफर कर सकते हैं, अप टू 3 मंथ्स ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस और पैंडेमिक्स, ठीक है। लास्ट देखिएगा, अभी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर 1800 पे कैप्ड हैं, तो ईपीएफ एक मेजर वेल्थ क्रिएशन टूल है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ईपीएफ से जो भी पैसा कटता है वो कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पब्लिक अकाउंट को आपको एक्सप्लेन करता है। ये सारा पैसा कट के कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाता है, यानी गवर्नमेंट के लिए एक मेजर वेल्थ क्रिएशन टूल है ईपीएफ, ठीक है। और याद रखेंगे, इसमें से और भी ज़्यादा अगर आपका डिडक्शंस हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है, उनके पास भी पैसा अच्छा आएगा, है ना। और क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग रेट पे मिलती है ना, गवर्नमेंट बैक्ड इंटरेस्ट रेट्स है, गवर्नमेंट खुद इसको बैकिंग दे रही है, तो मान के चलिए कि आपका पीएफ में पैसा नहीं डूबेगा। कंसिस्टेंट मिनिमम कंट्रीब्यूशन से आपको कहीं ना कहीं जब रिटायरमेंट होगी तो आपको लंबे करियर के बाद एक मोटा पैसा आपके पास जमा होगा और वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। याद रखिएगा, बच्चे आजकल साथ नहीं देते हैं, साथ देगा तो आपका पीएफ, और जो माँ बाप पीएफ के पैसे बच्चों को दे देते हैं वही बच्चे उनको अनाथालय या वृद्धाश्रम भी भेजने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। तो ध्यान से बूढ़ो जितने भी हैं प्लीज़ ध्यान से बात सुनिए, रिटायरमेंट का पैसा बच्चों को ना दीजिए, नहीं तो कब आपको वृद्धाश्रम भेज दे कोई गारंटी नहीं है। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, 90% लोग ऐसे ही चीज़ का शिकार है। रेमंड के मालिक ने भी यही काम किया था, उनको जब तक आपको पता है कि आपके 2-3 दिन में मौत नहीं हो रही तब तक तो मत दीजिए, वरना वृद्धाश्रम बिठा सकते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ आर इनकरेज टू लेवरेज द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविजंस। उनको बोला गया है, जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ भी, वो कह रहे हैं कि आप अपने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाइए ताकि आपको बुढ़ापे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, और बाद में रिटायरमेंट कॉर्पस फंड जो है आपका उतना मोटा बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कामकाजी लोग हैं जिनके भी अकाउंट से पीएफ वगैरह कटता है वो इस जानकारी से एक तरह से अनभिज्ञ हैं तो उनको वो जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।